मृत्यु के बाद का जीवन एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिस पर विज्ञान ने भी आज तक किसी प्रकार की रोशनी डालने की कोशिश नहीं करी। क्या होता है मृत्यु के बाद? हमारे इस पाक शरीर का जो मिट्टी में तो मिल जाता है, परंतु आत्मा के स्वरूप में वो हवा में यूं ही विलीन होती रहती है। आत्माओं का अस्तित्व जरूर होता है, अन्यथा मुक्ति नमक चीज की उत्पत्ति शायद कभी नहीं होती। आज की कहानी रहस्य और रोमांच के साथ खौफ से भी भरी है। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक मनीष, जिसे बचपन से एक अजीब बीमारी थी जो बाद में जाकर उसका पेशा बन गई। मनीष को आश्चर्यजनक रूप से अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों की आत्मा दिखाई देती जिनकी उपस्थिति अगल बगल खड़े लोग महसूस नहीं कर पाते। मनीष सिर्फ और सिर्फ उसे दिखाई देने वाली उन अदृश्य शक्तियों से बात भी करा करता था। शायद उसके लिए कुदरत की दी हुई एक अद्भुत शक्ति थी और उसकी यही शक्ति उसका पेशा बन गई, जिसके माध्यम से उसने कई लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद की। इस कहानी का दूसरे मुख्य किरदार रोसेल यूएस की निवासी है, परंतु रोहित से विवाह होने के कुछ दिन के बाद ही दोनों इंडिया शिफ्ट हो गए और उसके बाद शुरू हुई ऐसी घटना जिसकी कल्पना रोहित और रोसेल ने अपने पूरे से पूरे सपनों में भी नहीं करी थी। मिस्टर नरूला भारतीय रेल विभाग में एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कार्य कर रहे थे और पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होने के कारण उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे रोहित को उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेजा। उधर पढ़ाई करते करते रोहित की मुलाकात रोसेल नाम की एक लड़की से हुई। प्यार अपने परवान चढ़ चुका था और अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जाकर रोहित ने रोसेल से शादी कर ली। रोसेल से विवाह करने से उसे यूएस की सिटीजनशिप मिल गई और शादी करके दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच रोहित के संबंध अपने माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, परंतु जैसे हर जख्म को समय समय अपने हिसाब से भर देता है, वैसे ही हुआ। इनके रिश्तों में दरार तो आ गई थी, लेकिन समय के साथ वो भर गई। थोड़ा समय तो लगा था। ऊपर वाले ने रोहित और रोसेल को एक सुंदर बेटी से नवाज दिया और उनकी जिंदगी में आई खुशी का ये पल ही परिवार वालों से दोबारा जुड़ने का रास्ता बना। रोहित के पिताजी को जैसे ही उनके दादा बनने की खुशखबरी मिली, वो फूले नहीं समाये और सारे सिकवे गिले भुलाकर अपनी पोती को देखने के लिए अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने रोहित से गुजारिश भी करी कि वो अब भारत में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ भी बड़ी से बड़ी आईटी कंपनी है जहाँ उसे रसूल को आराम से नौकरी मिल जाएगी। अपने पिता की कही बात मानते हुए और अमल करते करते रोहित को 2 साल लग गए, परंतु देर आए दुरुस्त आए। इसी बीच उनकी बेटी भी बड़ी हो गई, जिसका नाम उन्होंने अनीता रखा। साल 2003 में रोहित अपने परिवार समेत इंडिया शिफ्ट हो गया, जिधर उनके पिताजी उनके रहने के लिए एक अलग से बंगला खरीद रखा था। रोहित और रसूल को यह बंगला बहुत पसंद आया, क्योंकि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। इसके समुंदर के पास होना। इसी घर से शुरू हुआ कुछ ऐसी अजीबो गरीब घटना का सिलसिला
जिसे रोहित आज भी उभरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी रसोल को मौत के मुंह में खुद को जानबूझकर धकेलते हुए देखा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक रोज अचानक रात के करीबन 1 बजे रोहित की आँख खुली तो उसने पाया कि उसकी पत्नी रसोल उसके बगल में मौजूद नहीं है, उस घर में नहीं है। वो उसे खोजते खोजते छत पर जाता है और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि रसोल छत के किनारे पर खड़ी है। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाती तो सीधे मौत के मुंह में होती। रोहित धीरे धीरे दबे पांव उसके पीछे पहुंचा और पीछे पहुंचकर एक ही झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। रसोल अजीब निगाहों से रोहित को देखी जा रही थी, मानो जैसे उसकी आंखों में कई सवाल छुपे हो। उसे कोई मालूमात नहीं थी कि वो रात के इस पहर पर छत पर अकेली कैसे पहुंची। रसोल को लग रहा था शायद वो कोई सपना देख रही हो, परंतु जो भी वहां हो रहा था वो एक सच था, ना कोई वहम। रोहित को लगा शायद रसोल नींद में चलते चलते यहाँ पहुँच गई होगी, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि रसोल को नींद में चलने की बीमारी थी ही नहीं, और तो और उसे कुछ भी याद नहीं था। वो वहाँ कैसे पहुंची। थोड़े दिन में रोहित और रसोल दोनों ही इस घटना के बारे में भूल चुके थे और एक बार फिर से सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे थे कि तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे रोहित अंदर तक सहम गया और पढ़ा लिखा होने के बावजूद जीवन के उस पड़ाव पर जीवन की असली चीजों पर वो विश्वास करने लगा। रोहित और रसोल को भारत में शिफ्ट हुए करीब 2 महीने बीत चुके थे। रोहित के पिताजी मिस्टर नरूला ने उन्हें समुद्र के किनारे एक बंगला खरीदकर गिफ्ट में दिया था। एक दिन रात अचानक रसोल कमरे से गायब थी और खोजने पर वो घर की छत पर एक किनारे पर मिली। रसोल को खुद मालूम नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुंची और ना ही रसोल को नींद में चलने की आदत थी। ये घटना आ गई, पर इस घटना को वो भूल चुके थे। कुछ ही दिनों के बाद वो एक और घटना घटी जो अविश्वसनीय थी। रोहित के लिए उस घर में आना थोड़ी देर हो गई, मतलब कि रोहित अपने घर में आने के लिए लेट हो गया था। रात करीबन 1 बजे जब वो घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। रसोल इस तरह की गलती कभी नहीं कर सकती थी, इसका रोहित को यकीन था। इसलिए रात के इस वक्त घर का दरवाज़ा खुला होने से उसकी चिंता और भी बढ़ गई। घर के अंदर जल्दी घुसते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, परंतु 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद भी, बेडरूम की जांच करने के बाद भी रसोल का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच अजीब सी सन्नाटे को चीरती हुई उसने अपनी बेटी अनीता की रोने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ अनीता के कमरे से आ रही थी। वो दौड़ता हुआ जब कमरे में गया तो भय से उसके पाँव काँप रहे थे। अनीता कमरे के एक किनारे में बैठी थी और रसोल अपने चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में क्रोध लिए अनीता को घूरे जा रही थी। पहली बार रोहित ने अपनी पत्नी रसोल पर हाथ उठाया और अचानक ही सब कुछ मानो सामान्य हो गया। रसोल को तो कोई होश हवास ही नहीं था कि अब से कुछ देर पहले वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रही थी, पर अनीता उसे सब कुछ याद था, क्योंकि ये हादसा उसी के साथ हुआ था। अनीता ने रोहित अथवा अपने पापा को बोला, पापा
वो कमरे में सोई हुई थी, तभी अचानक किसी ने उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया। और जब अनीता ने अपना होश संभाला तो पाया कि उसे धक्का किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने दिया, जब उसे किसी अजीब सी भाषा में गुस्से से कुछ कह रही थी। कभी वो रो रही थी और कभी अपने आप हंसने लगती। अनीता ने बताया कि रसूल अथवा उसकी माँ अपने बाल खोलकर जोर जोर से सिर घुमा रही थी और आजकल उसके पापा टाइम पर नहीं आते तो शायद अनीता इस दुनिया में नहीं होती। अगले ही दिन रोहित ने अपनी बेटी को उसके दादा दादी के पास भेज दिया और फिर जल्द से जल्द किसी मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने के लिए सोची। उसी दिन रात को जब रोहित की आँख खुली तो वो एक बार फिर से रसूल को अपने कमरे से गायब पाया। फिर वो खोजने गया घर के अंदर, खोजबीन की। बाद में पता चला कि रसूल फिर से अनीता के ही कमरे में मिली और इस बार वो टकटकी लगाए सीलिंग फैन की ओर देख रही थी। रोहित ने जब उसे जोर से झंझोड़ा तो रसूल ने उसकी तरफ क्रोध निगाहों से देखा, जोर से चिल्लाते हुए किसी उर्दू भाषा में गाली देना शुरू कर दिया। चिल्लाने के साथ साथ रसूल चीज़ें उठाकर उसकी तरफ फेंकी जा रही थी। रोहित ने पूरी हिम्मत के साथ उसे अपने काबू में पाने की कोशिश की और धीरे धीरे वो शांत होती गई। और रोहित ने बिना समय गंवाए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया और सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट के परिणाम सभी ठीक थे। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रसूल को यहाँ क्यों लाया गया था, क्योंकि उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। रोहित ने रसूल की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने अपने पिता मिस्टर नरूला को सारी घटना बताई और तब जाकर इस कहानी का एक प्रमुख पात्र मनीष का नाम सामने आया। मनीष को बचपन से ही अपने आसपास मृत लोगों की आत्माएं दिखाई देती थी, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। रोहित के घर में प्रवेश करते के साथ ही मनीष के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे स्पष्ट रूप से इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। रोहित की बेटी अनीता के कमरे से एक असरदार आवाज़ आई, जहां उसकी बीवी रसूल आराम कर रही थी। दौड़कर सब उस कमरे में गए तो देखा बिस्तर पे पड़ी चादर इस वक्त रसूल के गले के चारों तरफ लिपटी हुई थी और चादर का दूसरा कोना पंखे से। रसूल ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, परंतु उसकी ये कोशिश रोहित और मनीष ने ऐन मौके पर पहुंचकर नाकाम कर दी और इस अंतराल से रसूल एक बार फिर बच गई। उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ में कुछ अपशब्द कहे। मनीष ने रसूल का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगा। शुरुआत में रसूल धीरे धीरे शांत होती गई, परंतु उसके कुछ क्षण बाद ही मनीष के शरीर से पसीने छूटने लगे और उसके गले से मंत्रों का उच्चारण एक एक करके रुकने लगा। समझदारी दिखाते हुए तुरंत मनीष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कमरे से बाहर आ गया। करीबन 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया, उसने रोहित से कहा कि हमें किसी तरह रसूल को उस कमरे से बाहर निकालना होगा। मनीष और रोहित एक बार फिर कमरे के अंदर गए और एक बार फिर शुरू हुआ। सबकी आंखों के सामने मनीष इस बार दिमागी तौर पर तैयार था, क्योंकि उसे जिंदगी और मौत का सिलसिला उसके जीवन में चल ही रहा था। जिंदगी और मौत का सिलसिला उसने सीखी हुई सभी शिक्षाओं और का उपयोग करना शुरू किया। आज तक मनीष ने जो भी कुछ सीखा सब कुछ लगा दिया था। उस आत्मा पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इस बार वो सक्षम भी था। दोनों ने मिलकर
रसूल को जबरदस्ती उस घर से बाहर निकाला और आश्चर्यजनक रूप से घर से बाहर निकलते के साथ ही रसूल की तबीयत पूर्ण रूप से ठीक हो गई। आश्चर्यजनक की बात तो ये थी, मनीष ने फिर बात बताई। उसने कहा कि इस घर के उस कमरे में इस घर के पुराने मालिक की बीवी ने अपने पति की बेवफाई के कारण उस पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी और अपने पति की बेवफाई के कारण ही शायद वो कमरे में किसी भी महिला को नहीं देख सकती। आज रसूल सही सलामत है, पर वो घर आज भी वीरान पड़ा है। हॉन्टेड है वो हाउस। आज तक उस घर में कोई नहीं गया और मिस्टर नरूला ने उस घर को बेचने की सहमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि जो हादसा उनके बेटे के साथ हुआ वो हादसा किसी और के साथ ना हो। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।